ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, और इसमें हम विद्युत द्विध्रुव हेडिंग पर चल रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव हमने पहले जाना है, विपरीत आवेशों का ऐसा युग्म है जिनके मध्य में दूरी कम है, अत्यल्प है, यह लगभग टेस्ट-0 होती है। दोनों आवेशों के परिमाणों को हमने Q से व्यक्त किया था। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। इसके लिए फिर से आपको याद दिलाए देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये दोनों विपरीत आवेश A और B पर स्थित हैं, जिनके परिमाण Q हैं, पर प्रकृति विपरीत है, -Q और +Q। दोनों के मध्य में दूरी 2a है और O इसका केंद्र है। इस केंद्र O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु C या P ले सकते हैं आप। जैसे हमने P लिया था, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने देखा, सबसे पहले हमने B पर स्थित +Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की गणना की। फिर A पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। और जब इनकी कैलकुलेशन की तो हमें मिला था E अक्ष पर टोटल = 1/4πε4AQ/R³ P कैप, जहाँ P कैप माइनस से प्लस Q आवेश की ओर एकांक सदिश है। ध्यान रखें, ये व्यंजक R > A के लिए > A दूरियों के लिए लागू होता है। अगर 2AQ P कैप को हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें तो हमें अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E total = 1/4πε2P/R³ प्राप्त होता है। यह आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। मान लेते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -Q और +Q चार्ज हैं। नाम इसका पहले की तरह AB है। इस द्विध्रुव का केंद्र O है और O इस AB का मध्य बिंदु है। द्विध्रुव AB की निरक्ष जो केंद्र से गुजर रही है, इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम फिर से -Q और +Q चार्ज पर विचार करते हैं। यहाँ ध्यान दें, O से लेके इस P या C तक का डिस्टेंस R है। इस चित्र यानी इस त्रिभुज से आप देख सकेंगे A और B से P समान दूरी पर है, इसलिए AP और BP दूरियां समान होंगी और AP और BP का मान होगा, ये चूँकि समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा है, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है PB, PO या CO जो भी आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ये R के इक्वल है और ये A है। तो इन कर्ण के का मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उसके अनुसार जो PB है, इस PB का मान √PO² + OB² के बराबर होगा। तो हमें PB का व्यंजक मिलेगा √R² + A²। ठीक इसी रीति से हम PA का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यह भी A² + R² के योग का √ होगा, मीन्स यह दूरी भी R² + A² होगी। अर्थात आपको PA और PB दोनों दूरियां मिल चुकी हैं। PA √R² + A² और PB भी √R² + A² मिल गया है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, ये PA √R² + A² है और PB भी √R² + A² है। स्पष्ट है, PA² का वर्ग और PB² का वर्ग दोनों ही R² + A² के बराबर होंगे। चित्र फिर से ध्यान से देख लीजिए।
अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, क्योंकि हम निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। चित्र की ज्यामिति आपके समझ में आ गई होगी। तो गणना करने के लिए सबसे पहले हम A पर स्थित -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो A पर -q चार्ज है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपने पहले ही बढ़ाया 1/4πε/q/r² के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो दूरी है इस -q चार्ज के लिए ये PA² है, तो हमारा E- का व्यंजक होगा 1/4πε/q/r² + a²। और इसकी दिशा P से A के अनुदिश होगी। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर -q चार्ज है, ये डिस्टेंस हमने r² + a² कहा था, और सेम इसी रीति से ये भी r² + a²। अब -q चार्ज के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो ये होगा 1/4πε0। यहाँ पर -q चार्ज है, तो -q के लिए क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, तो डायरेक्शन P से A की ओर होगी। q/ डिस्टेंस इन दोनों के मध्य r² + a² का रूट है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा r² + a², और डायरेक्शन P से A की ओर। इसी प्रकार B पर स्थित +q आवेश जो है, इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र ऐसी रीति से हम लिख सकते हैं E+ = 1/4πε/q/r² + a²। इस B पर स्थित +q आवेश के कारण, फिर से इस डायग्राम को देखिए। तो B पर +q चार्ज, ये दूरी आपकी √r² + a²। यहाँ पर चार्ज आपका 1/4π तो इस +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र 1/4πε/q/r² + a² होगा। और डायरेक्शन, यहाँ धनावेश है, इसलिए धनावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। इसे मान लीजिए मैं E+ लिखे देता हूँ, और इस वाले को E- से व्यक्त कर दिया। तो E+ और E- का जो परिमाण आया आपका, ये दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही होंगी। E- का मान ये रहा, और E+ का मान ये रहा। इन दोनों के परिमाणों की ओर ध्यान दें तो ये दोनों परिमाण बराबर हैं। 1/4πε है दोनों में, q है, और हर में r² + a² है। इन दोनों समीकरण से स्पष्ट है कि E+ का जो मान है वही E- के मान के बराबर है, और ये 1/4πε/q/r² + a² है। ओके, तो इस विद्युत ध्रुव के इन दोनों आवेश माइनस हो चाहे प्लस हो, इनके कारण P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है, परंतु इनकी दिशाओं की तरफ फिर से ध्यान दें आप, तो दिशाएं इनकी भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कि E+ की डायरेक्शन इधर है, B से P की ओर। इसे हमने C लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में हमने वहाँ P माना है। और E- के लिए ये इधर है। तो E+ और E- इनको किस रीति से जोड़ा जाए, तो आप चाहें तो इसके लिए समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकते हैं, या एक तरीका है इन्हें घटकों में वियोजित करें। गत वर्ष आपको ध्यान हो तो हमने एक सदिश जो मान लीजिए x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, इसे घटकों में वियोजित करना सीखा था। तो मान लीजिए a सदिश है, तो इस a सदिश का इस x अक्ष या निर्दिष्ट घटक a cos थीटा होता है, और इस
एक्स अक्ष या जो भी अक्ष है उसके लंबवत घटक ए साइन थीटा होता है। याद कीजिए, ये आपको 11th के चैप्टर 2 में पढ़ाया गया था। तो इसी रीति से हम इस ई माइनस और ई प्लस इन दोनों को घटकों में वियोजित करें तो आपको मिलेगा, तो ई प्लस को करेंगे तो इस दिशा में घटक और एक इस दिशा में घटक होगा। ये कोण आपका थीटा है, तो एकांतर कोण होने से ये कोण थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही संगत कोण हैं। ये दोनों संगत हैं और ये दोनों एकांतर कोण हैं, मीन्स ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो जैसा भी अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा था कि ये वाला इस एक्स अक्ष के अनुदिश या यहाँ पर माइनस एक्स अक्ष से है, तो इसके लिए जो घटक होगा वो ई माइनस कॉस थीटा होगा। सॉरी, ये इस ई प्लस की बात कर रहे हैं पहले, तो ये होगा ई प्लस कॉस थीटा, और इसका जो लंबवत घटक है ये वाला होगा, ये होगा ई प्लस साइन थीटा। और इस ई माइनस का घटकों में वियोजन करें तो ये कोण थीटा होने से ये वाला घटक इस ई माइनस के लिए होगा ई माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे वाला जो घटक है वो होगा ई माइनस साइन थीटा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस चित्र की तरफ आप ध्यान दें तो ये जो हमने बताया था अभी मार्कर से, वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा। ये वाला घटक ई प्लस कॉस थीटा, ये वाला ई प्लस साइन थीटा, इस ई माइनस के लिए ये ई माइनस कॉस थीटा और ये ई माइनस साइन थीटा होगा। इस चित्र से स्पष्ट है कि ये ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा ये दोनों ही विपरीत सदिश हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। अब इन दोनों के परिमाण भी हमने पिछले इक्वेशन में बताए थे, ई प्लस और ई माइनस के परिमाण बराबर हैं। तो ऐसे में ये ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा एक ही दिशा में होने से ये जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने से परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी ई टोटल निरक्ष के लिए ई प्लस कॉस थीटा पी कैप और ई माइनस कॉस थीटा पी कैप, जहाँ पी कैप वही आपका माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। तो अगर हम यहाँ पर इसे लिखें तो ये आपको व्यंजक मिल गया होगा। तो माइनस का व्यंजक इसलिए क्योंकि आपको जो डायग्राम दिखाया गया था उसमें दिशा इस माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के जस्ट अपोजिट है। द्विध्रुव की दिशा इधर होती है ए से बी की ओर, जबकि आपकी जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो इसके जस्ट अपोजिट है। ये द्विध्रुव पी कैप की डायरेक्शन है और ये आपके इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये माइनस पी कैप हो जाएगा। तो फाइनली हमारा मिल गया ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, और इनके साथ में क्या मिलेगा, माइनस पी कैप, जैसा कि इस इक्वेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ माइनस पी कैप ए बी के विपरीत समांतर एकांक सदिश है, और अगर हम ई प्लस और ई माइनस के मान रखते हैं पिछली इक्वेशन से, तो ई प्लस और ई माइनस दोनों ही बराबर हैं। ये ई प्लस और ई माइनस दोनों परिमाण बराबर हैं, तो ई प्लस और ई माइनस बराबर होने से हम इनको एक साथ 2e प्लस या 2e माइनस लिख सकते हैं। और e प्लस और e माइनस का परिमाण आपने इस इक्वेशन से देखा था। कितना था ये, देखिए 1/4 Q/r² प्लस a²। ओके, तो ये मान अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा 2 इंटू इनकी वैल्यू 1/4 Q/r² प्लस a², साथ में ये cos थीटा और ये माइनस पी है। कोशिश करेंगे तो डायग्राम से आपको सभी चीज़ें समझ में क्लियर आ जाएंगी। आप फिर से देख सकते हैं इसे। हमने क्या किया कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि ये दोनों एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे।
ये जुड़ जाएंगे, दोनों ई प्लस और ई माइनस के परिमाण बराबर हैं, तो हम इन दोनों का जोड़ 2e cos थीटा भी लिख सकते हैं या 2e प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। अब जब इनके मान यहाँ पे रखोगे ई प्लस या ई माइनस का, तो ये व्यंजक आ जाएगा, cos थीटा है ये आपका और माइनस पी कैप इस इक्वेशन से है। गॉट इट। अब अगर cos थीटा की तरफ ध्यान दें तो cos थीटा क्या है, इस डायग्राम से आप देख सकते हो। इस डायग्राम के लिए cos थीटा होता है आपका, जैसे इस त्रिभुज की तरफ ध्यान दें तो cos होता है आधार बटे कर्ण, और आधार है आपका 1 इक्वल और कर्ण है √r² प्लस a² की। तो इसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो मुझे क्या मिलेगा, देखें 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² प्लस a², cos थीटा का मान a/√r² प्लस a² रख दें तो ये इस यहाँ में cos थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अंश में a का गुणा हो जाएगा q और a का, तो मुझे मिला qa, ये 2qa लिखा हुआ है, 2 पहले से ही है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन है, यहाँ r² प्लस a² है और यहाँ r² प्लस a² की पावर हाफ है, तो ये मिल के हो गई r² प्लस a² की पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा, r² प्लस a² की पावर 3/2 और साथ में वेक्टर है तो माइनस पी कैप। अब अगर मैं 2qa को p लिख दूं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो मुझे क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और इसकी जगह p, तो p और हर में r² प्लस a² पावर 3/2 और माइनस पी कैप। गॉट इट। अब यदि दूरियां r पहले की तरह बहुत बड़ी है a से, तो उस स्थिति में e निरक्ष के लिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन, इसमें से कॉमन लेके r² की पावर 3/2 आएगा और उसे हम r³ लिख सकते हैं। ये मिल गया आपको r³ और यहाँ माइनस पी कैप। होप आपकी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर से इक्वेशन को देखोगे तो आपके बहुत ही साफ सुंदर समझ में आ जाएगा। तो ई निरक्ष का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³ एंड माइनस पी कैप आया। ध्यान दीजिए माइनस पी कैप आ रहा है, यानी डायरेक्शन पहले जो अक्ष के लिए प्राप्त हुई थी उसमें पी कैप आया था और यहाँ माइनस पी कैप आया है। अगर इसके मोड की बात करें तो मोड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³, यहाँ से पी कैप हट जाएगा। इस व्यंजक से एक चीज़ आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि जो निरक्ष है उसकी दिशा अक्ष के जस्ट अपोजिट है। अक्ष के लिए ये ऐसे थी दिशा, अक्ष के अनुदिश थी, जबकि निरक्ष के केस में देख रहे हो तो आपको जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वह इस अक्ष के जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ पर माइनस पी कैप आता है। और दूसरी चीज़ ध्यान दें, पिछले व्यंजक में आपको 2p/r³ मिला था और यहाँ आपको मिला है p/r³, यानी यहाँ से 2 एलिमिनेट हो गया है। तो पिछले इक्वेशन और इस इक्वेशन से क्लियर है कि ई अक्ष जो होता है, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जस्ट डबल होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि ई अक्ष इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई निरक्ष। ई अक्ष 2 टाइम्स ई निरक्ष, यानी ई अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 2:1 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम इस अध्याय का अंतिम हेडिंग ले रहे हैं, जो है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल व बलाघूर्ण। तो इसके लिए मान लेते हैं एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता मान लीजिए E है, और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए एक विद्युत ध्रुव रखा है AB, और ये AB इस विद्युत ध्रुव से सापोज थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने E ली है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। इस विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों पर अगर इस E के कारण बल की
तरफ ध्यान दें तो माइनस क्यू चार्ज पर जो बल होता है आपको पता है वो विद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होता है। तो F माइनस क्यू चार्ज पर होगा माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू चार्ज पर जो बल होगा वो होगा प्लस क्यू चार्ज है तो उसके लिए वह विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करता है, इट इज क्यू ई। तो अगर इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इन दोनों विद्युत ध्रुव के आवेशों पर नेट बल निकाला जाए तो F नेट, जो नेट फोर्स होगा वो होगा आपका माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई। तो माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई को जोड़ोगे तो ये दोनों सेम वैल्यू रखते हैं, दोनों सेम वैल्यू हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो F नॉट नेट इक्वल्स टू 0। यानी जब एक समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत ध्रुव स्थित होता है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होता है, और नेट बल जब भी शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में यह कोई भी स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई स्थानांतरीय गति इसमें नहीं होगी। परंतु इन दोनों बलों की तरफ ध्यान दें तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं है। तो ऐसे में चूँकि ये संरेखीय नहीं है, एक रेखा पर नहीं है, तो ऐसे में ये इसे घूर्णन कराते हैं और घूर्णन के लिए उत्तरदायी है बलागुण। तो बलागुण का मान आप जानते हैं, बलागुण होता है किसी एक आवेश पर बल और इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। मान लीजिए इससे बी से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये सी और यहाँ से ए से सी तक डिस्टेंस। तो इन दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी होगी आपकी, और इनकी लंबवत दूरी BC। इस चित्र से आप देख सकते हैं कि जो BC है ये इस कोण के लिए लंब है और ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो BC अपॉन AB इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमें मिलेगा BC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो ये मान रखते हैं तो टो इक्वल्स टू QE इंटू 2A साइन थीटा। अब Q इंटू 2A को आप P लिख सकते हो, तो टो का मिल गया, आप व्यंजक मिल गया आपको P इंटू E साइन थीटा। अब साइन थीटा चूँकि टो बलागुण सदिश राशि है और PE साइन थीटा एक क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त होगा P और E के। जैसे आपने सदिशों का पिछले साल सदिश गुणनफल पढ़ा था, हम टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टो इक्वल्स टू टो वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्लियर? तो बलागुण काम करेगा द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के क्रॉस गुणनफल के बराबर, टो इक्वल्स टू P क्रॉस E। और इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं बलागुण का, तो वैसे भी आपको पता है न्यूटन इंटू मीटर के इक्वल्स होता है। अब हम इसमें 3 विशेष स्थितियों की ओर चर्चा कर सकते हैं। पहली विशेष स्थिति इसमें हो सकती है कि इन दोनों के मध्य में कोण शून्य हो, मीन्स थीटा 0 है। ऐसी स्थिति में टो इक्वल्स टू 0 होगा। इस स्थिति को द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। दूसरा केस 180 के लिए भी 0 होने का मीन्स ये AB इस तरीके से इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश पे अवस्थित हो, इधर A रहेगा और इधर B। अगर थीटा 180 डिग्री की इक्वल्स है तो उस स्थिति में टो 0 होगा, परंतु ऐसे में B और A की पोजीशन परिवर्तित हो जाएगी, इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। तीसरा केस इसमें संभव है आपका कि थीटा का मान 90 डिग्री हो। यदि थीटा 90 है तो आप जानते हैं साइन 91 होता है, तो टो इक्वल्स टू PE और ऐसे में ये इसका मैक्सिमम मान रहेगा। सो टो मैक्स इक्वल्स टू PE। तो कंक्लूज़न ये है कि जब एक समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव व्यवस्थित होता है किसी भी कोण पर, तो ऐसे में उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, इसलिए स्थानांतरित गति नहीं करेगा, लेकिन उस पर बलागुण कार्य करता है और इससे यह विद्युत क्षेत्र के अनुदिश व्यवस्थित होने की प्रवृत्ति रखेगा। ये था आपका अध्याय 1। अगले वीडियो में मिलेंगे गाउस के नियमों से, न्यूमेरिकल करेंगे 2nd चैप्टर के बाद। तब तक आप ध्यान रखिए अपना और निरंतर पढ़ाई करते रहें।